हेलो फ्रेंड्स। ए कॉस्ट अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, स्टॉक ऑडिट एंड अदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के अलावा बहुत सारा सर्टिफिकेशन का काम भी करते हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को इसके बारे में पता नहीं है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट को हम सर्टिफाई कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिसिंग मेंबर्स को या हमारे मेंबर जो जॉब में हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, और एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या कॉस्ट अकाउंटेंट ये सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या उनके ये प्रैक्टिसिंग स्कोप के अंदर आता है या नहीं आता। तो आज मैं उन्हीं इसी एक टॉपिक पे, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि टर्नओवर सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है, उस पर मैं आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है जो कि इंडस्ट्री के तरफ से भी है, हमारे प्रैक्टिसिंग मेंबर्स की तरफ से भी है, या जो मेंबर जॉब में उनकी तरफ से भी होता है कि क्या टर्नओवर सर्टिफिकेट ये प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट इशू कर सकता है। क्योंकि जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, चाहे वो कोल इंडिया हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, या भेल हो, या एनबीसीसी हो, ये सारी इंडस्ट्रीज़ के जो टेंडर प्रोक्योरमेंट हैं उनके जो एनेक्सर्स हैं अगर आप उसको देखेंगे तो उसके एनेक्सर में वो जो टर्नओवर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिए गए वहाँ पर वो लिख रहे हैं कि मुझे टर्नओवर सर्टिफिकेट लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का चाहिए, और दैट सर्टिफिकेट इज़ टू बी सर्टिफाइड बाय ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट विद देयर यूडी। तो वो क्लियर कट वो लिख के दे रहे हैं कि केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इसको इशू करेंगे। तो इससे कन्फ्यूजन अमॉन्ग द मेंबर्स एक क्रिएट होता है कि क्या कॉस्ट अकाउंटेंट इस सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है या नहीं कर सकता। आज से 2 साल पहले मेरे क्लाइंट ने मुझे ये टर्नओवर सर्टिफिकेट के लिए बोला। उनको सेल के एक प्लांट में उनको ये टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए जमा करना था। तो फॉर्मेट मेरे को दिया कि इस फॉर्मेट में मुझे ये चाहिए टर्नओवर सर्टिफिकेट, और वहाँ सर्टिफाई करना था कि इनका ये एनुअल टर्नओवर है ड्यूरिंग द लास्ट 3 प्रीवियस ईयर, वो एज पर इनकम टैक्स रिटर्न कितना है और एज पर जीएसटी रिटर्न कितना है, और नीचे में केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ था। तो मैंने उस पर फिर सर्च किया कि कौन सा ये बैकअप स्टैट्यूट है जो कि ये केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलाउ कर रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स का काम हम कॉस्ट अकाउंटेंट भी करते हैं, हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, और उनके रिटर्न को देख के उसको केवल सर्टिफाई करना है। जीएसटी रिटर्न का काम हम लोग भी करते हैं, और जीएसटी एक्ट में कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बोथ आर एलिजिबल फॉर स्पेशल ऑडिट। तो फिर ये डिमार्केशन क्यों है? तो मैंने इस पर एक वर्कआउट किया, एक R&D किया, और फाइनली मुझे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इशू मैनुअल मिला जो कि था मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017। अभी सेकेंड एडिशन 2024 में भी आया। जब मैं उस प्रोक्योरमेंट को पढ़ा तो वहाँ पर मैंने पाया कि क्लियर कट लिखा हुआ मेंशन है कि टर्नओवर सर्टिफिकेट is can be issued by a practicing chartered accountant or cost accountant। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें अलाउ कर रही है, फिर ये कंपनी को किसने पावर दिया कि आप केवल वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम लिखें। तो मैंने इसको रेफ़र किया कंपनी को, उनको लेटर लिखा, सेल को लिखा, भेल को लिखा, लेकिन वो इसके ऊपर उन्होंने अपने मैनुअल को चेंज नहीं किया। तो जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनसे मैंने बात किया जो उस कंपनी में काम करते हैं, और भेल के कुछ ऑफिसर से मैंने बात किया कि आप क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि मैनुअल में क्लियर कट लिखा हुआ है। उनका एक लॉजिक था। पहला उनका ये कहना था चूँकि ये हमारी कंपनी का प्रोक्योरमेंट मैनुअल है और इस मैनुअल में कल चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। दूसरा उनका तर्क था कि चूँकि चार्टर्ड अकाउंटेंट
बैलेंस शीट को सर्टिफाई करता है, फाइनेंशियल ऑडिट करता है, इसलिए केवल उनका ही नाम हमारी कंपनी के द्वारा मैनुअल में डाला गया। और इस कंपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो बनाते हैं गुड्स के लिए, उसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट वो होता है मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इस पे पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट रेज किया, वहाँ पर अपील भी डाला है, लेकिन अभी तक फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे नहीं मिला है। मैंने इस मैटर को कितने बार अपने इंस्टीट्यूट में भी हाईलाइट किया, इंस्टीट्यूट भी इस पे परस्यू कर रहा है, लेकिन आज तक जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वो अपने मैनुअल में इसको अमेंड नहीं कर रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यही कंपनी जब जेम के पोर्टल के थ्रू गुड्स को परचेज कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर को परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन इशू ए टर्नओवर सर्टिफिकेट वो लिखा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही ये प्रोक्योरमेंट जेम पोर्टल के बाहर होता है तो वहाँ पर ये केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर डिस्क्रिपेंसीज है। अब मैं वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारे जितने मेंबर्स हैं वो अगर नहीं जान रहे तो वो इस बारे में जान ले। अब मैं आपको उस मैनुअल के पर्टिकुलर प्रोविजंस में या क्लाउजेस में क्या लिखा हुआ है मैं दिखाता हूँ और आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये है मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सेकेंड एडिशन 2024। 2024 में ये लाया गया था प्रोक्योरमेंट, और ये प्रोक्योरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया है। तो ये प्रोक्योरमेंट बहुत ही मैनुअल वास्ट है। इसके अंदर किस तरीके से टेंडर इशू करना है, कब आपको सिंगल टेंडर करना है, कब आपको लिमिटेड टेंडर करना है, कब आपको ग्लोबल टेंडर करना है, क्या क्या आपको सर्टिफिकेट लेना है, किस तरीके से कमेटी बनेगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताया गया है। और जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 GFR, जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट्स तैयार होता है, उस रूल में भी इस मैनुअल को रेफ़र किया गया है। और ये मैनुअल जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं और जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs उन सब के ऊपर में ये एप्लीकेबल है, मैंडेटरी है कि आपको ये इसके क्लॉजेस को फॉलो करना है। और जहाँ पर अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है किसी एक्ट के साथ या लॉ के साथ, तो उस लॉ एक्ट में जो प्रोविजंस है उसको प्रिवेल देना है, ये इसमें मेंशन किया हुआ है। अब एज पर दिस प्रोक्योरमेंट जो प्री क्राइटेरिया होता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है किसी भी टेंडर के लिए, तो उसमें 3 तरीके के सर्टिफिकेट इशू करने रहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर को या परचेजर को सबमिट करना पड़ता है ड्यूरिंग द टेंडर प्रोसेस। फर्स्ट है लोकल कंटेंट सर्टिफिकेट, दूसरा है GST रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट, और तीसरा है टर्नओवर सर्टिफिकेट। तो इस मैनुअल के जब पेज नंबर 48 में आप जाएंगे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 48 में क्या है। यहाँ पर ये प्रोविजंस है लोकल कंटेंट के बारे में सर्टिफिकेट देने के लिए। मिनिमम लोकल कंटेंट कि 50% से ज़्यादा है तो क्लास 1 होगा या क्लास 2 का कहलाएगा। कंटेंट क्या है वो उनको वो एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है टेंडर के प्रोसेस में। आपका गवर्नमेंट का ही मार्केट जो जेम पोर्टल है वहाँ पर भी ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। और वेरिफिकेशन जब 10 करोड़ या उसके एबव का कोई परचेज होगा, क्राइटेरिया होगा, तो वहाँ पर ये लोकल कंटेंट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और ये लोकल कंटेंट सर्टिफिकेट कैन बी इशूड बाई ए कॉस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए यहाँ क्लियर कट वो लिख रहा था, बिडर शैल गिव सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर लोकल कंटेंट in the quoted item goods or work services at the time of tendering. However, at the time of execution of the project for all contracts above ₹10 crore, the contractor/supplier shall be required to give local content certificate duly certified by cost/chartered accountant in practice. For cases where it is not possible to provide certification by cost or chartered accountant at the time of execution of the project,
द सप्लायर शैल बी परमिटेड टू प्रोवाइड, पहले उनको सेल्फ सर्टिफाई करके दे देना है और बाद में फिर वो सर्टिफिकेट लेकर के सबमिट करेंगे। ये हो गया लोकल कंटेंट के लिए। सेकेंड जो प्रोविजंस है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, इफ ए बीडर इज नॉट लायबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, दैट इज हैविंग टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड, he shall submit undertaking identification against tax liability. The bidder claiming exemption in this respect shall submit a valid certificate from a practicing chartered accountant / cost accountant with the unique document identification number, that is UD. तो ये क्लियर कट यहाँ पर मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर वो उनका थ्रेशोल्ड लिमिट से बिलो टर्नओवर है और उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, तो वो इसका सर्टिफिकेट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से लेकर के वो सबमिट करेंगे। बहुत सारे कंपनीज में जैसे कोल इंडिया में उनके प्रोक्योरमेंट में केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ है, इसी तरह अदर कंपनी के भी प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ रहता है कि आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करा के दीजिए कि आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है और इसलिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है। और भी कुछ क्लॉज रहते हैं कि अगर इन फ्यूचर आपको जब टेंडर मिल जाएगा उसके बाद अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो आप जो है कंपनी से जीएसटी क्लेम नहीं करेंगे। और आरसीएम के अंदर आप कवर करें नहीं करें, इन सारे क्लॉजेस को सर्टिफाई करने के लिए बोलते हैं और वो सर्टिफिकेशन केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट से करने बोलते हैं, जबकि गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप दोनों से ही ले सकते हैं। उसी तरह से पेज नंबर 288 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया है, सैम्पल है फॉर प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। यहाँ पर उनको पास्ट 3 इयर्स के लिए उनका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में बीडर को देना पड़ता है, उनका कैपेबिलिटी क्या है, इक्विपमेंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या है, ये सारे चीज़ों को उनको सेल्फ सर्टिफाई करके देना रहता है। और इसी में एक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है टर्नओवर और नेटवर्थ का, कि ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स उनका टर्नओवर और नेटवर्थ क्या है। और इसको आप जब पढ़ेंगे तो देखिए क्लियर कट लिख रहा है, द एवरेज एनुअल फाइनेंशियल टर्नओवर ऑफ द बिडर ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स ending on the relevant date should be at as per the annual report audited balance sheet and profit and account of the relevant period duly authenticated by a chartered accountant / cost accountant in India or equivalent in relevant countries। तो यहाँ पर भी ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट टर्नओवर सर्टिफिकेट और नेटवर्थ सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं। इसी तरह पेज नंबर 290 में आप जब देखेंगे नोट फॉर बीडर्स में, तो वहाँ पर भी आपको ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द बीडर मस्ट बी सर्टिफाइड एज फॉलोस। ऑल फाइनेंशियल स्टैंडिंग डाटा शुड बी सर्टिफाइड बाय सर्टिफाइड अकाउंटेंट, फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट कंट्रीज एंड Indian bidders or Indian counterparts of foreign bidders should furnish their permanent account number। तो ये मैनुअल में क्लियर कट है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों ही टर्नओवर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। इसके बावजूद भी मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर कंपनीज अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में, अपने एनेक्सर में केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम लिख रहे हैं। या तो वो जानबूझ के कर रहे हैं या उन्हें पता नहीं है। और हमारे जितने मेंबर्स हैं जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जो कि उसके पार्ट होते हैं, शायद उनको पता नहीं है, या पता भी है तो वो इसको इतना इग्नोर कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं इसके ऊपर। उनका या तो सोच रहे हैं छोड़ो मुझे क्या जाता है, कंपनी नहीं कर रही है। तो जितने भी बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल है, तो उनके यहाँ एक डिपार्टमेंट होता है CMM। वो डिपार्टमेंट ये बनाता है मटेरियल प्रोक्योरमेंट का मैनुअल। उसी तरह कोल इंडिया लिमिटेड में मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, या जितने भी कंपनीज है, वेल है या अदर पब्लिक सेक्टर है, उसके जो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उनका ये ड्यूटी होता है ये प्रोक्योरमेंट बनाना। और ये जब मैनुअल वो तैयार करते हैं प्रोक्योरमेंट का, तो उसमें नेचुरली इंजीनियर्स के अलावा
फाइनेंशियल प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि जो कंकरेंट कमेटी बनता है टेंडर को पास करने के लिए, उसको इवैल्यूएशन करने के लिए, उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों रहते हैं। तो मैं अपने मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोविज़न को अगर नहीं जान रहे हैं तो आप शायद आप मेरे वीडियो के द्वारा आप इस प्रोविज़न को समझ जाएंगे। और जब भी इस तरह का कोई मैनुअल अगर रिवाइज हो रहा हो, या आप अपने टॉप मैनेजमेंट को बोलें कि आप इस मैनुअल को रिवाइज करें, वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट का नाम भी डालें। हमारे बहुत सारे मेंबर्स इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में डायरेक्टर फाइनेंस है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बीइंग ए कॉस्ट अकाउंटेंट अपने प्रोफेशन को प्रमोट करें, सपोर्ट करें और अपने मैनुअल में अमेंड कराएं। और मैं आपने मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं या जो मेंबर्स इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि सब लोग को इसके बारे में पता चले, और टर्नओवर सर्टिफिकेट में कॉस्ट अकाउंटेंट का नाम भी वो इंक्लूड करें, क्योंकि जेम पोर्टल पे जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट हो रहा है वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा इशू सर्टिफिकेट को वो एक्सेप्ट कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। मैंने बहुत सारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए मैंने टर्नओवर सर्टिफिकेट अपने क्लाइंट्स को इशू किया है और मैंने उसमें ये रेफ़र भी किया इस मैनुअल प्रोक्योरमेंट को, और वो एक्सेप्ट किया। लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनीज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उनका एक ही कहना है कि चूँकि मेरे कंपनी के ये पॉलिसी में ये मेंशन नहीं किया, इसलिए हम लोग इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर seeing this provisions, hope you will support the CMA profession. I will get amendment in your manual procurement for goods and services. Thank you.